भारत में वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस बना हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में कुछ हद तक कमी आई है। तो इसका फ़ायदा उठाकर हम अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा खोल सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय का जो ये कहना है, ये कहना कहाँ तक उचित है, इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। पेंडेमिक पीक। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। यहाँ पे पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस के लिए। पीक, जब कोई चीज़ पीक पे होती है ना, तो इसका मतलब है वो चीज़ शिखर पे होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि जुलाई मंथ में कोरोना वायरस पीक पे था, यानी कि जुलाई मंथ में कोरोना वायरस के सर्वाधिक केसेस हमें देखने को मिले। तो पीक का मतलब होता है बिल्कुल शिखर पे होना, है ना, बिल्कुल चोटी पे होना। तो पेंडेमिक पीक। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, कि क्या ये भारत में अभी भी पीक पे बना हुआ है या कम हुआ है ना, कि कोरोना वायरस के केस सर्व से ज़्यादा अभी भी हैं या फिर कम है ना। तो क्या कोरोना वायरस की स्थिति है, उस पर भी हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। द इकोनॉमी नीड्स टू बी अनलॉक्ड विथ कॉशन। कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि अर्थव्यवस्था को खोला जाए। टू बी अनलॉक्ड है ना, टू बी का मतलब है होना, कि भाई उसे खोलने की ज़रूरत है। विथ कॉशन, सावधानी के साथ। अर्थव्यवस्था को सावधानी के साथ खोलने की ज़रूरत है। विदाउट रिसॉर्ट टू। रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, है ना। रिसॉर्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग। रिसॉर्ट टू का मतलब है सहारा लेना। इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल, है ना, कि जब आप तर्क के आधार पे बात नहीं करते तो उसे कहा जाता है इर्रेशनल टॉकिंग, है ना। ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता। तो विदाउट रिसॉर्ट टू इरेशनल ऑप्टिमिज्म, कि हमें आशावादिता दिखानी चाहिए, लेकिन हमारी आशावादिता जो है ना वह लॉजिकल होनी चाहिए, है ना। बिना किसी तर्क के हमें आशावादी नहीं बनना चाहिए, खासकर कोरोना वायरस के संबंध में, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो यही एडिटोरियल बात करता है कि भाई हमें आलतू फालतू आशावादिता का सहारा नहीं लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था को खोलना जरूरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए हमारे पास पर्याप्त, उचित और लॉजिकल कारण होने चाहिए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ रिपोर्ट सेड, कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत के वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, क्या कहा, दैट वाइल। अब ये वाइल के साथ जब सेंटेंस शुरू होता है ना, तो वाइल के साथ दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। वाइल द पेंडेमिक वाज फार फ्रॉम ओवर। ओवर का मतलब है समाप्त होना, फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना। कि भाई वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ठीक है, भारत में कोरोना वायरस समाप्त होने से बहुत दूर है, कि अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, कि भाई अभी चल रहा है कोरोना वायरस, समाप्त होने से बहुत दूर है। लेकिन द कंट्री मे बी का मतलब है शायद, हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। पास्ट इट्स पीक ऑफ द कोविड-19 केस लोड। एडिटोरियल कहता है कि भाई वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाई भारत कोरोना वायरस के समाप्त होने से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी शायद हमारे देश ने, भारत ने जो है, कोरोना वायरस के केसेस जो है ना, लोड का यहाँ पे मतलब है कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या, है ना, उसको कहा गया केस का लोड। कि भाई पास्ट इट्स वीक। पास्ट का मतलब है बीती बात हो जाना। इट्स पीक, पीक का मतलब है सर्वोच्च, कि यानी कि कोरोना वायरस के सर्वोच्च केसेस से भारत आगे आ चुका है। यानी कि कोरोना वायरस के केसेस, यानी कि हो सकता है जैसे केसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे ना, वे हो लिए, है ना। अब जो है कोरोना वायरस धीरे धीरे कम हो रहा है, ये मतलब हुआ इसका। पास्ट इट्स पीक का मतलब हुआ कि आप अपने सर्वोच्च से आगे आ गए हो, कि भाई जो कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हो सकते थे ना, वे हो लिए, और अब जो है भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं। ऐसा कहना है किसका? वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट का। इट प्रेमाइज्ड। देखो, प्रेमाइज का मतलब होता है कि जब आप अपनी बात को किसी तर्क के आधार पर कहते हो ना, आप जब अपनी बात कहते हो तो अपनी बात को कहने के लिए किसी तर्क को आधार बनाना, किस आधार पे आपने बात कही है। इट प्रेमाइज्ड दिस, कि भाई वित्त मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट कही है वह रिपोर्ट इस आधार पे कही है, ऑन अ डिक्लाइनिंग केस। डिक्लाइनिंग मतलब कम होता हुआ, डिक्लाइनिंग केस लोड, कि भाई भारत में जो, यहाँ पे लोड का मतलब क्या हो गया, भार, केस का भार, यानी कि केसेस की संख्या, कोरोना वायरस के केसेस की संख्या। तो वित्त मंत्रालय ने अपनी ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट किस आधार पर जारी की है वित्त मंत्रालय ने? वित्त मंत्रालय ने देखा है, किस चीज़ को देखा, अ डिक्लाइनिंग केस लोड फ्रॉम सेप्टेम्बर 17 टू 30, कि भाई 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कोरोना वायरस के केसेस जो थे उनमें धीरे धीरे हमें कमी देखने को मिली।
क्या कमी हमें देखने को मिली? वैन द डेली पॉजिटिव केसेस, कि भाई कोरोना वायरस के रोजाना के जो पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आ रहे थे, कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज हमारे सामने आ रहे थे सितंबर में, 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के, डिप्ड, उनकी संख्या में हमें जो है कमी देखने को मिली। डिप का मतलब यहाँ पे कमी है। फ्रॉम 90,000 टू 83,000 अर डे का यहाँ पे मतलब है पर डे, है ना, तो ध्यान रखना अर डे को हम पर डे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं ना। यानी कि पहले 90,000 केसेस हमारे सामने आ रहे थे डेली कोरोना वायरस के, लेकिन 17 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान हमें देखने को मिला कि कोरोना वायरस के केसेस हमारे सामने आ रहे थे 83,000 पर डे। तो इस आधार पे वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस का जो शिखर था, कोरोना वायरस का जो एक तरफ से पीक था ना, वो पीक कम हो गया है। तो एक तो ये बात हुई हमारी कि भाई पहले 90,000 केसेस आ रहे थे डेली, इसके बाद में हमें 17 सितंबर से 30 सितंबर तक 83,000 केसेस देखने को मिले डेली को। एक तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। दिस अलॉन्ग विथ का मतलब है इसके साथ में एन इंक्रीज इन टेस्टिंग, कि भाई ये जो कोरोना वायरस के मरीजों की जो टेस्टिंग की जा रही है, एन इंक्रीज इन टेस्टिंग हैड लेड टू, वह कारण बनी है किस चीज़ का? अ फॉलिंग टेस्ट पॉजिटिविटी, है ना, फॉलिंग टेस्ट पॉजिटिविटी। देखो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग की जा रही है, कोरोना वायरस के जो मरीज मिल रहे हैं ना, पॉजिटिव केसेस में कमी आई है। तो पॉजिटिव केसेस में कमी आने का एक कारण ये भी है कि हमने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, तो अपने आप पॉजिटिविटी रेट गिर गई है ना, तो एक ये कारण भी है। अलॉन्ग विथ एन इंक्रीज इन टेस्टिंग हैड लेड टू का मतलब है कारण बनी है, कि भाई इंक्रीज जो हमने टेस्टिंग को इंक्रीज कर दिया है, उसके कारण भी क्या हुआ है कि जो कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी कमी आई है ना, फॉलिंग टेस्ट पॉजिटिव। और द नंबर ऑफ टेस्ट, इसको आप दूसरी भाषा में इस तरह से भी कह सकते हो, द नंबर ऑफ टेस्ट नीडेड टू फाइंड अ पॉजिटिव केस, यानी कि एक पॉजिटिव केस प्राप्त करने के लिए जितने ज़्यादा टेस्ट आपको करने पड़ते हैं ना, द नंबर ऑफ टेस्ट नीडेड टू फाइंड अ पॉजिटिव केस, कि भाई पॉजिटिव केस हमें एक मिले, उस मतलब कुल मिला के हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं। एंड सो वाज अ साइन, और ये जो चिन्ह हमें देखने को मिला ना, क्या चिन्ह हमें देखने को मिला? हमने क्या किया, एक तरफ तो टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया, इसके चलते हमें देखने को मिला कि भाई जो कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट है ना, इसमें कमी देखने को मिली। तो इस संकेत को हमने इस रूप में लिया, सो वाज अ साइन, ये संकेत एक इस रूप में था कि भाई इंडिया ऑट टू बी फर्दर, कि भाई भारत को क्या करना चाहिए? ऑट टू का मतलब होता है शुड, ऑट टू का प्रयोग हम शुड की जगह करते हैं। शुड और ऑट टू दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब बात हमारे कर्तव्यों से जुड़ी हुई हो, जब बात नैतिक जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई हो। तो भारत को क्या करना चाहिए? टू बी फर्दर, और आगे भारत को क्या करना चाहिए? फ्रीइंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, भारत को मुक्त कर देना चाहिए। फ्री अप का मतलब है और ज़्यादा खोल देना, कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर जो लॉकडाउन की स्थिति बना रखी है ना, उसको और ज़्यादा खोल देना चाहिए ना। इस संकेत के रूप में हमने कोरोना वायरस की गिरती हुई पॉजिटिविटी रेट को लिया। द पेंडेमिक बीइंग पास्ट इट्स पीक इन इंडिया इज इरेशनल। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है, इज इरेशनल ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब हुआ आशावादिता, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस बीइंग का मतलब है कोरोना वायरस का होना, पास्ट इट्स पीक का मतलब हुआ कि भाई जो कोरोना वायरस है यह इसके शिखर से आगे भारत में बढ़ गया है, कि भाई इसका मतलब है पास्ट का मतलब है पीछे रह जाना, पीक का मतलब है सर्वोच्च, कि कोरोना वायरस के जो सर्वोच्च केसेस हो सकते थे वे भारत में अब पीछे रह गए, यानी कि जो पीक हो सकता था ना कोरोना वायरस का, वो चला गया है और अब कोरोना वायरस धीरे धीरे भारत में कम हो रहा है। ऐसा सोचना ये क्या है? एक इलॉजिकल थिंकिंग है। इन इंडिया इज इरेशनल ऑप्टिमिज्म, ऐसी आशा करना कि भाई कोरोना वायरस का जो पीक हो सकता था वह गुजर गया है, ऐसी आशा करना है ना, ऐसी उम्मीद अपने दिल में रखना, ऐसी आशा करना जो है बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इरेशनल है, यह लॉजिक के हिसाब से गलत है। क्यों? एडिटोरियल खुद बताएगा आगे कि भाई लास्ट वीक हमें क्या देखने को मिला, द चीफ ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि भाई ये जो भारत की एक तरीके से मेडिकल रिसर्च करने वाली जो सभा है ना, काउंसिल का मतलब होता है सभा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि भाई भारत में जो मेडिकल से संबंधित जो मेडिकल रिसर्च करती है वो जो सभा है, उसके जो मुख्य हैं, उसके जो चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा पिछले सप्ताह, वाइल जबकि अनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड ऑल इंडिया सेरोलॉजी सर्वे,
सेरोलॉजी का मतलब होता है सीरम विज्ञान, है ना। इस सेरोलॉजी में क्या किया जाता है, सेरोलॉजी में रक्त से संबंधित परीक्षण किए जाते हैं व्यक्ति के, और पता लगाया जाता है कि भाई उसके ब्लड के सैंपल को देखा जाता है, पता लगाया जाता है ना कि भाई क्या कोई वायरस है या नहीं है ना, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट की जाती है, ये सब आता है सेरोलॉजी। तो क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो है ऑल इंडिया का जो है सेरोलॉजी सर्वे के आधार पर अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ द सेकंड ऑल इंडिया सेरोलॉजी सर्वे, कि भाई दूसरा सेरोलॉजी सर्वे किया गया, निरीक्षण किया गया, उसके जो नतीजे थे उन नतीजों की घोषणा करते हुए भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो चीफ हैं उन्होंने क्या कहा, सेड ओनली 7% ऑफ इंडियंस हैड बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस। तो उन्होंने ये कहा, इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, इस सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 7% भारतीय जो है वह इस वायरस के प्रति जो है खुले रहे हैं। देखो एक्सपोज का क्या मतलब होता है, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति खुलना, किसी चीज़ के प्रति उजागर होना। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने अपनी बॉडी को सूर्य की किरणों के प्रति एक्सपोज कर रखा है, यानी कि मेरी बॉडी जो है ना उस पर सनलाइट सीधी सीधी आ रही है ना, इसका मतलब है मेरी बॉडी एक्सपोज्ड है सनलाइट के प्रति, तो उसे कहा जाता है एक्सपोज्ड होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ हैं, इन्होंने सीरोलॉजी सर्वे के आधार पे एक बात कही। क्या बात थी वो, उनकी बात थी कि सिर्फ 7% भारतीय वायरस के प्रति एक्सपोज रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, द हेल्थ मिनिस्टर टू, कि भाई ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी, टू यहाँ पे आया भी के लिए, द हेल्थ मिनिस्टर टू रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग का मतलब है इस बात का संदर्भ देते हुए, द सेम सर्वे, इसी सर्वे का, ये जो सीरोलॉजी सर्वे हुआ ना, इसी सर्वे का हवाला देते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने क्या बात कही, सेड, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने कहा दैट इंडिया वाज फार फ्रॉम, फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर, एनी सॉर्ट ऑफ हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, समूह, ग्रुप, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा या फिर बचाव, कि भाई इंडिया वाज फार फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सेरोलॉजी सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने भी एक बात कही कि भारत जो है वह हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है ना। सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है काइंड ऑफ, इस तरह की, सॉर्ट ऑफ का मतलब काइंड ऑफ, इस तरह की, कि भाई भारत में जो है ना कोरोना वायरस एक विशाल स्तर पर कम्युनिटी लेवल पर भारत में कोरोना वायरस नहीं फैला है, इसलिए भारत में कोरोना वायरस से बचाव की ज़रूरत तो है लेकिन इंडिविजुअल बचाव की ज़रूरत है, हर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि भाई पूरी की पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कि भाई ये पूरी की पूरी जो भी कम्युनिटी है ना आपकी, पूरा की पूरा जो हर्ड है, पूरा की पूरा जो झुंड है, यह इस वायरस से संक्रमित हो गया है, अब इन पूरे समूह को बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात से नकारा, हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात से नकारा कि भाई भारत जो है उसमें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हर्ड इम्यूनिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, द डिक्लाइन फ्रॉम 90,000 केसेस अ डे टू अराउंड 75,000 फॉर ओवर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का समय, है ना, फोर्टनाइट पखवाड़ा, उसे कहा, पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का समय, उसे कहा जाता है फोर्टनाइट, है ना। इज सर्टेनली वेलकम, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई कमी आना, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी जो है पहले थे 90,000, इसके बाद में धीरे धीरे कम होकर अराउंड का मतलब है लगभग 75,000 प्रतिदिन पे आ गए ये केसेस, है ना। फॉर ओवर, ओवर का मतलब है इतने समय के लिए, है ना, इतने समय के दौरान, ओवर लिखा हुआ है ना, फॉर ओवर का मतलब इतने समय के दौरान, यानी कि पिछले 15 दिनों के दौरान हमें ये देखने को मिला कि कोरोना वायरस के केसेस जो कि 90,000 प्रतिदिन की रफ्तार से भारत में डेली हमें देखने को मिल रहे थे, उनकी संख्या घटकर 75,000 केसेस पर डे रह गई। तो ये जो कमी आई है ना, ये जो कमी है ना, इज सर्टेनली वेलकम, ये कमी वास्तव में स्वागतपूर्ण है, लेकिन बट कैन बी डिसेप्टिव, लेकिन ये जो कमी हमें देखने को मिली है ना, आंकड़े कि भाई 90,000 से 75 आ गए, यह डिसेप्टिव हो सकते हैं आंकड़े। डिसेप्टिव मतलब होता है धोखाधड़ी पूर्ण, कि भाई इन आंकड़ों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये आंकड़े जो है ना ये तो सिर्फ ऐसे ही है, आंकड़ों का कोई कुछ भरोसा नहीं है, आंकड़े तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। क्यों, इसलिए कम ज़्यादा होते रहते हैं आंकड़े कि भाई अभी आपने क्या किया, आप टेस्टिंग कम कर रहे थे, अब आप टेस्टिंग जब कम कर रहे हो तो कोरोना वायरस के मरीजों का पता ही नहीं लग रहा, आपने टेस्टिंग बढ़ा दी, कोरोना वायरस के मरीज दिखने लगे, फिर आंकड़े बदल गए, टेस्टिंग आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, फिर आपकी पॉजिटिविटी रेट कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं ना, इनसे बच के रहने की जरूरत है ना, कि भाई इन आंकड़े जो है काफ़ी धोखाधड़ी पूर्ण होते हैं। डिसेप्टिव का मतलब है छलने वाले, धोखा देने वाले, है ना।
तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 90,000 से 75,000 कोरोना वायरस के केसेस आ गए हैं। ये बात जो है स्वागतपूर्ण है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये डिसेप्टिव हो सकते हैं, धोखाधड़ीपूर्ण हो सकते हैं। क्यों, अभी देखते हैं हम। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि भाई अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला, डेली केसेस स्टीडली प्लमेटेड फ्रॉम 70,000 इन जुलाई टू 24,000 इन सितंबर। प्लमेट का मतलब होता है कमी आना, धीरे धीरे गिरावट आना। तो अमेरिका में क्या हमें देखने को मिला कि भाई जो कोरोना वायरस के जो डेली केसेस थे, स्टीडली का मतलब होता है धीरे धीरे और लगातार, स्टीडली मतलब होता है लगातार, प्लमेटेड का मतलब है गिरते जाना। कि अमेरिका में हमने क्या देखा कि जुलाई में 70,000 केसेस डेली हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये केसेस जो है गिरते चले गए। और सितंबर में हमें देखने को मिला कोरोना वायरस के डेली केसेस अमेरिका में सिर्फ 24,000 हमें देखने को मिले। लेकिन फिर क्या हुआ, टू असेंड, असेंड का मतलब है बढ़ जाना, असेंड का मतलब है बढ़ना, टू असेंड का मतलब है बढ़ जाना अगेन। लेकिन ये केसेस जो है दोबारा से बढ़ गए टू 50,000 दिस वीक। और इस सप्ताह अमेरिका में कोरोना वायरस के डेली केसेस की संख्या रही 50,000। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो यही एडिटोरियल बात बताना चाह रहा है कि भाई देखो, जब अमेरिका में ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो 70,000 केसेस हैं, है ना, जुलाई में 70,000 केसेस आए, इसके बाद में सितंबर में सिर्फ 24,000 केसेस रह गए। तो ऐसा लगा कि भाई अमेरिका में भी इन आंकड़ों ने जो धोखा दिया, ऐसा लगा कि भाई कोरोना वायरस में कमी आ रही है। लेकिन अभी हाल ही में इस सप्ताह में हमें क्या देखने को मिला कि दोबारा से हमें देखने को मिला कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी हो गई, 50,000। इंडियाज टेस्ट पॉजिटिविटी इज डिक्लाइनिंग, कि भाई भारत में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं ना, टेस्ट पॉजिटिविटी का मतलब है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज जो हैं, तो इंडियाज टेस्ट पॉजिटिविटी इज डिक्लाइनिंग, है ना, कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनमें कमी आ रही है। डिक्लाइनिंग मतलब धीरे धीरे कमी आना, बट नॉट सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब है काफ़ी, है ना, बहुत ज़्यादा। कि भाई इंडिया में जो कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट है वह कम हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि बहुत ज़्यादा कम हो रही है ना, सब्सटेंशियली, है ना, कि इज नॉट बट नॉट सब्सटेंशियली, कि भाई काफ़ी ज़्यादा कम नहीं हो रही है। ऑन सितंबर 23 सितंबर को हमें क्या देखने को मिला, कोरोना वायरस पॉजिटिविटी रेट भारत में कितनी थी, 8.52%। एंड एज ऑफ अक्टूबर 4, और 4 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेट है वह गिर चुकी थी, कितनी हो चुकी थी, गिर के हेड फॉलन टू 8.29%। तो देखो कोई ज़्यादा खास कमी नहीं आई है भाई। 23 सितंबर को थी 8.5 और अब 4 अक्टूबर को थी 8.2, है ना, तो कोई ऐसी खास कमी भी नहीं आई है, यानी कि लगभग बिल्कुल वैसी की वैसी ही आप कह सकते हो, कोई ज़्यादा खास कमी नहीं आई है पॉजिटिविटी रेट में। एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, थोड़ा सा सुधार है, बट नॉट क्लोज टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO। लेकिन हम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक तरीके से मापदंड बताए हैं उन मापदंडों के करीब नहीं बताए, करीब नहीं पहुंचे। भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि कोई भी देश जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को सजेस्ट किया है, सजेस्टेड सेफ्टी बैरियर ऑफ लेस देन 5%। सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा, बैरियर का मतलब होता है अवरोध, है ना, अवरोध ऑफ लेस देन 5%। कि कोरोना वायरस पॉजिटिविटी रेट अगर 5% से कम आती है तब आप कह सकते हो कि आपने अपने देश को जो है, आपने अपने देश के लिए कोरोना वायरस के प्रति अवरोध निर्मित कर लिया है, अन्यथा आप जो है एक तरीके से रिस्क जोन में ही चल रहे हो। तो अभी हम जो है रिस्क जोन में ही हैं। अगर हम रिस्क जोन से बाहर आना चाहते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से भी कम पे लानी होगी। आगे देखते हैं। व्हाट फर्दर complicates projections based on ephemeral undulations in cases is that, देखो एडिटोरियल क्या कहता है, व्हाट फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे क्या हो सकता है, और आगे क्या हुआ। जैसे मैं बोलूं कि भाई फर्दर आगे सुनाओ, चलो भाई आपने इतनी बातें बता दी, फर्दर और आगे क्या हुआ, है ना। तो व्हाट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स, कॉम्प्लिकेट्स का मतलब है जटिल बना देना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आकलित करना, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, है ना, तो उसे कहा जाता है प्रोजेक्शंस। बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना। एफेमेरल का मतलब होता है क्षण भंगुर, है ना, टेम्परेरी। अनड्यूलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इन केसेस, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें टेम्परेरी, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें क्षणिक जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है ना, उनके आधार पे जो प्रोजेक्शन हमने बना लिए हैं, है ना, जो एक तरीके से जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, जो कल्पनाएं हम कर रहे हैं, है ना, तो उनके माध्यम से चीज़ें और भी ज़्यादा जटिल हो जाती हैं, है ना। वो क्या और ज़्यादा जटिल हो जाता है, वो ये इज़ दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को ख्याल में लेना, है ना, इस बात को अपने ध्यान में रखना,
दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, है ना, कि भाई हम इस चीज़ को ख्याल में नहीं लिया गया है द डायनामिक नेचर ऑफ द वायरस इटसेल्फ। डायनामिक का मतलब होता है गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब होता है मूविंग, कि भाई जब चीज़ कोई लगातार मूव कर रही है ना, एक तो होता है स्टेटिक, चीज़ें रुकी हुई हैं, दूसरा स्टेटिक का उल्टा होता है डायनामिक, चीज़ें मूव कर रही हैं, उसे कहा जाता है डायनामिक। द डायनामिक नेचर ऑफ द वायरस इटसेल्फ, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, ये कोई स्टेटिक वायरस नहीं है कि एक जगह जाकर रुक गया हो, ये डायनामिक है, लगातार चलने वाला वायरस है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमने क्या किया कि हमने कोरोना वायरस के ये जो है केसेस देखे, उन केसेस के आधार पे हमने भविष्य के प्रोजेक्शन कर लिए, भविष्य के लिए हमने कल्पनाएं बना ली, भविष्य के लिए जो है हमने एक तरीके से हमारे विजन निर्धारित कर लिए। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई परिस्थिति और भी ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो इसलिए कि हमने जो प्रोजेक्शन बनाए हैं, हमने हमने क्या किया, अपने प्लान बना लिया कि भाई अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये आंकड़े जो कोरोना वायरस के आज हमारे सामने है ना, ये आंकड़े कोई फिक्स तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, डायनामिक। कोरोना वायरस जो है बड़ा ही गत्यात्मक है, कोरोना वायरस लगातार मूव करने वाला वायरस है। तो इस बात को हमने ख्याल में नहीं लिया है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, इस बात को हमने ख्याल नहीं लिया है कि भाई, और ये जो बदलाव हमें देखने को मिले हैं ना, ये अंडुलेशन, अंडुलेशन का मतलब है उतार चढ़ाव, कि भाई जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं, ये बहुत ही क्षणिक हैं। इन क्षणिक बदलावों के आधार पर हम भविष्य के लिए कोई भी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो मामला और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। ये एडिटोरियल बताना चाह रहा है यहाँ तक। द अर्ली ऑप्टिमिज्म दैट इट्स स्प्रेड में बी कंटेंड। देखो, द अर्ली ऑप्टिमिज्म, कि भाई जब कोरोना वायरस की बिल्कुल शुरुआत हुई थी भारत में, तब हमने आशावादिता दिखाई थी, हमने ऐसी आशा हमने अभिव्यक्त की थी। द अर्ली ऑप्टिमिज्म, क्या आशा हमने दिखाई थी कोरोना वायरस के शुरुआती चरण में? दैट इट्स स्प्रेड, कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है, में भी शायद संभावना बनती है उसे कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो जब कोरोना वायरस की भारत में शुरुआत हुई थी, तो उस समय ऐसी आशावादिता व्यक्त की गई थी कि भाई जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है, कोरोना वायरस का जो फैलाव है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसके माध्यम से? बाय चेंजेस इन द वेदर, कि भाई ये जो मौसम है, मौसम में बदलाव के साथ कोरोना वायरस में जो है ना सुधार आ सकता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल का मतलब है व्यवहार से संबंधित, मॉडिफिकेशन का मतलब है परिवर्तन, कि भाई हम हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इसके माध्यम से भी संभावना बनती है कि हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। ऐसी आशावादिता हमने कोरोना वायरस के आरंभिक दौर में अभिव्यक्त की थी। एंड इम्पोजिंग अ सडन, इम्पोजिंग का मतलब है लागू करना, है ना, लागू करना, क्या लागू करना? सडन, अचानक। स्ट्रिंजेंट का मतलब है कठोर, है ना, लॉकडाउन। तो और क्या हमने तय किया था कि भाई कठोर लॉकडाउन लागू करना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करना, मौसम का बदलना, ये सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके माध्यम से कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी आशा हमने लगाई थी। लेकिन ये सारी की सारी बातें हैज बीन बेलाइड, बेलाइड का मतलब होता है झुटलाना, है ना। लेकिन हमने क्या देखा कि कोरोना वायरस ने इन सारी की सारी बातों को झुटला दिया। ये सारे के सारे हमारे जो प्लान थे, ये कोरोना वायरस को रोकने में नाकामयाब रहे। आगे देखते हैं। अब एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है? इफ अ कंप्लीट शटडाउन कुड नॉट स्टॉप इट, एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई हमने बहुत खतरनाक लॉकडाउन लगाया था। भारत में जो लॉकडाउन लगाया गया था ना, पूरे विश्व में लगाए गए सबसे खतरनाक लॉकडाउन में से एक था भारत का लॉकडाउन। तो जब इतना खतरनाक लॉकडाउन हमने लगाया और वो कोरोना वायरस के फैलने को नहीं रोक पाया, तो अब ये जो हम छोटी मोटी गतिविधियां कर रहे हैं, है ना, कि कोरोना वायरस के आंकड़े देखे और उन आंकड़ों के आधार पर कुछ भी फैसला ले लिया, तो उनसे हम कोरोना वायरस को कैसे रोक लेंगे? ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इफ अ कंप्लीट लॉकडाउन कुड नॉट स्टॉप इट, कि भाई जब कंप्लीट शटडाउन, है ना, यहाँ पे शटडाउन का मतलब वही है लॉकडाउन, कुड नॉट स्टॉप इट, जब पूरी तरीके से भारत में हमने लॉकडाउन लगाया और वो कोरोना वायरस को नहीं रोक सका, तो इट इज हार्ड टू फैदम, तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। फैदम का मतलब होता है जब किसी भी चीज को समझने में आपको कठिनाई होती है ना, तो उसके लिए हम कहते हैं फैदम। तो इट इज हार्ड टू फैदम, तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हाउ, कि किस तरह अलाउइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, पब्लिक परिवहन है, इसको परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। एंड रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जत्था, है ना, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हुआ धार्मिक जत्था।
धार्मिक जत्था का मतलब होता है एक धार्मिक लोगों का झुंड, धार्मिक लोगों का समूह। बोलते हैं ना जैसे कि भाई एक कांग्रीगेशन जो है वह बद्रीनाथ की यात्रा के लिए रवाना हो चुका है, तो उसका मतलब होता है कि भाई एक लोगों का झुंड है, लोगों की भीड़ है, उसे कहा जाता है कांग्रीगेशन, है ना। लोगों की धार्मिक भीड़ जो होती है ना उसको कहा जाता है कांग्रीगेशन। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि जब एक खतरनाक से खतरनाक लॉकडाउन हमने लगाया और वो कोरोना वायरस को नहीं रोक पाया, तो अब ये जो हम परमिशन दे रहे हैं, अब ये जो हम अलाउ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम अलाउ कर रहे हैं, रिलीजियस कांग्रीगेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, और क्या परमिट कर रहे हैं, और किस बात की परमिशन दे रहे हैं, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रीस्टार्ट, कि भाई जो विभिन्न स्कूल्स हैं, है ना, इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इनको दोबारा से शुरू होने की परमिशन दी जा रही है सरकार के द्वारा। ओपनिंग अप मॉल्स इन अ सीजन, कि भाई ये जो विभिन्न मॉल्स बने हुए हैं ना हमारे शहरों में, है ना, कि ये जो शॉपिंग प्लेसेस हैं, इनको खोलने की जो परमिशन दी जा रही है, और वो भी एक ऐसे सीजन में दी जा रही है परमिशन दैट इज पर्टिकुलरली, जो कि खास करके कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना, टू वायरसेस, कि भाई अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, सर्दी में वैसे ही वायरस बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो ऐसे मौसम है ना, तो कुल मिला के ये जो मौसम है ना सर्दी का, ये मौसम जो है वायरस के फैलने के अनुकूल है। तो ऐसे मौसम में हम मॉल्स को खुलने की परमिशन दे रहे हैं, स्कूल्स को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को जो अलाउ करना है विल नॉट कैटेलाइज, तो इट इज़ हार्ड टू फैदम कि हाउ, कि ये जो हमने परमिशन जारी की है ना इन सब के लिए, तो ये जो परमिशन है क्या ये है उत्प्रेरित नहीं करेगी। कैटेलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, कि क्या यह प्रोत्साहित नहीं करेगी, इट विल नॉट कैटलाइज द मूवमेंट टू अ न्यू पीक, कि भाई ये जो लोगों का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, धार्मिक लोगों की भीड़ जब बढ़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेंगे, तो जब लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या कोरोना वायरस दोबारा से नए शिखर पे नहीं पहुंच जाएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये समझ पाना मुश्किल है कि जब हमने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था तब हम कोरोना वायरस को नहीं रोक पाए, और अब हम इतनी सारी परमिशन दे रहे हैं, तो इन परमिशन के देने से एडिटोरियल कहना चाहता है कोरोना वायरस दोबारा से अपने शिखर पे नहीं पहुंच जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हो ना, विल नॉट कैटेलाइज, क्या ये प्रेरित नहीं करेगा, क्या ये इस चीज को नहीं उकसाएगा, ये एडिटोरियल यहां तक कहना चाह रहा है। अब देखो आगे देखते हैं, द सो कॉल्ड पीक, अभी हाल ही में जो वित्त मंत्रालय ने कहा है ना कि भारत जो है कोरोना वायरस के पीक से गुजर चुका है ना, तो द सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित पीक, कि भाई ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसमें कोरोना वायरस के जो पीक की तथाकथित बात कही गई ना, उसके संबंध में एडिटोरियल कहता है इज अ स्टेटिस्टिकल आर्टिफैक्ट। स्टेटिस्टिकल का मतलब होता है संख्या से संबंधित, सांख्यिकीय, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कलाकृति। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो वित्त मंत्रालय ने ये जो बात की है कि कोरोना वायरस का पीक जो है वह समाप्त हो चुका है, तो ये जो कोरोना वायरस के पीक की जो बात की है ना वित्त मंत्रालय ने, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल है। इट इज जस्ट स्टेटिस्टिकल आर्टिफैक्ट। स्टेटिस्टिकल आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि भाई कुछ नहीं है, ये आंकड़ों का हेर फेर है, इन आंकड़ों के हेर फेर से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये आंकड़ों का हेर फेर है। टेस्टिंग बढ़ जाएगी तो अपने आप पॉजिटिविटी रेट घट जाएगी, टेस्टिंग कम हो जाएगी तो अपने आप जो है कोरोना वायरस के केसेस भी कम हो जाएंगे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्लोजली कनेक्टेड, तो ये जो एक तरीके से पीक की हमने बात की, ये आंकड़ों का खेल है, ये स्टेटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट का मतलब समझ गए ना आप, कला का नमूना, कलाकृति, कि भाई ये आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का कमाल है। क्लोजली कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ टेस्ट अ कंट्री एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब है यहाँ पे व्यवहार में लाना, प्रशासन करना किसी चीज का, है ना। कनेक्टेड टू द, कि भाई ये जो स्टेटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है कोरोना वायरस का जो पीक है ना, स्टेटिस्टिकल क्लोजली कनेक्टेड, जो कि मतलब बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, द नंबर ऑफ टेस्ट आ कंट्री एडमिनिस्टर्स, कि भाई कोई भी कंट्री कितने कोरोना वायरस के टेस्ट कर रहा है उस आधार पे कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट डिपेंड करती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इफ टेस्टिंग वर टू डिक्लाइन, ये जो वर टू है ना ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, इफ वर टू, है ना, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरह के जब सेंटेंस हम बनाते हैं ना तो उस सेंटेंस में हम वर टू और वुड का प्रयोग करते हैं। देखो ये पूरा की पूरा सेंटेंस है एक, यहां तक है ना, तो ये देखो इसमें क्या है, एक काल्पनिक बात करते हैं हम कि भाई ऐसा होता, वर टू और उसके बाद में आता है वुड, है ना, कि ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरह की बात की जाती है इस तरह के सेंटेंसेस में। इफ टेस्टिंग वर टू डिक्लाइन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर टेस्टिंग में कमी होती, कि अगर टेस्टिंग भारत में कम की गई होती तो उसका क्या परिणाम हुआ होता, मोर केसेस वुड बी अनडिटेक्टेड,
तो कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस जो है ना वो अनडिटेक्ट रह जाते हैं, उनका पता ही नहीं चल पाता। तो देखो ये है, इस तरह से देखो ये कंडीशनल सेंटेंसेस लिखा हुआ है। इफ टेस्टिंग वर टू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है कमी, है ना, कि भाई अगर टेस्टिंग में कमी होती तो उसका क्या परिणाम होता, ज़्यादातर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते, ज़्यादातर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनका पता ही नहीं चल पाता, है ना, वो उनका हमें पता ही नहीं चल पाता। एंड कन्वर्सली, और अगर हम इसके विरोध में बात करें, कन्वर्सली का मतलब है अगर उल्टे रूप से हम बोले हैं ना, इसके विरोध में अगर हम बात करें ना, भाई एक तो हमने ये बात कह दी, अब इसको विपरीत रूप से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। एन इंक्रीज इन टेस्ट, कि भाई कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसमें अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, कुड पुश, तो उसके माध्यम से हो सकता है, क्या हो सकता है, दिस हाइपोथेटिकल पॉइंट, हाइपोथेटिकल का मतलब है काल्पनिक पॉइंट, कि भाई ये जो पीक की बात कर रहे हैं ना, बार बार कोरोना वायरस के पीक की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा और भी आगे खिसक सकता है, इवन फर्दर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। कुल मिला के एडिटोरियल का कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेट है वह टेस्टिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप टेस्टिंग कम कर रहे हो तो सीधी सी बात है, जब आप टेस्टिंग कम करोगे तो कोरोना वायरस के केसेस भी आपके सामने कम ही आएंगे। टेस्टिंग ज़्यादा करोगे, केस ज़्यादा आएंगे आपके सामने। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करोगे, आप बड़े पैमाने पर अगर आप टेस्टिंग करोगे तो कोरोना वायरस के केस डिटेक्ट भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पॉजिटिविटी रेट कम रहेगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इन आंकड़ों से जो है भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर, इसलिए एडिटोरियल कहता है इट इज ओनली आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज इलैप्स्ड, इलैप्स्ड का मतलब होता है गुजर जाना, है ना, टाइम हैज इलैप्स्ड का मतलब है टाइम के गुजर जाने के बाद। देयरफॉर, इसलिए इट इज ओनली आफ्टर सफिशिएंट टाइम, कि भाई पर्याप्त टाइम के गुजर जाने के बाद ही हम यह कह सकते हैं। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है बीती बातों का पुनरावलोकन करना, पश्च दृष्टि, है ना, उसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्ट करना, है ना, कि जो बीत गया उस बीत जाने के बाद में फिर से पूरी बातों का पुनरावलोकन करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक पर्याप्त टाइम के गुजर जाने के बाद में अगर हम पुनरावलोकन करें तब जाके हम ठीक तरह से कोरोना वायरस की स्थिति का पता लगा सकते हैं। दैट अ कंट्री स्पीक कैन बी इन्फर, इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कि भाई कोरोना वायरस को, किसी भी देश के कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनको, उसके पीक का अगर हम पता लगाना चाहते हैं ना, पीक का मतलब होगा, पीक का मतलब शिखर, कि भाई सर्वोच्च केसेस कोरोना वायरस के किस देश में किस टाइम पीरियड पे थे, तो उसके लिए जरूरी है कि एक सफिशिएंट टाइम को गुजर जाने दिया जाए और बाद में पूरी तरीके से अवलोकन किया जाए, तब जाके हम कोरोना वायरस के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया हैज़ बीन ओपनिंग अप द इकोनॉमी, इंडिया हैज़ बीन ओपनिंग अप द इकोनॉमी एंड दिस इंक्रीजेस, इंडिया हैज़ बीन ओपनिंग अप द इकोनॉमी, कि भारत क्या कर रहा है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा है। एंड दिस इंक्रीजेस, और भारत के अर्थव्यवस्था को खोलने से जो है बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, द एवरेज पर्सनस एक्सपोजर टू द वायरस, कि भाई जो एक आम आदमी है, एवरेज पर्सन का मतलब है कि भाई एवरेज व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसका वायरस के प्रति खुलाव बढ़ गया। एक्सपोजर का मतलब समझ गए ना आप, एक्सपोजर का मतलब है जैसे आपने अपने आप को सनलाइट के प्रति एक्सपोज कर रखा है, तो इसका मतलब है सनलाइट की किरणें आप पे सीधी सीधी पड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था खुल रही है, लोग बागों की भीड़ बढ़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो इससे कोरोना वायरस के फैलने की संभावना भी बढ़ गई है ना, कोरोना वायरस का एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया है। कंट्रीज विथ मच फ्यूअर केसेस हैव बीन फार मोर कॉशियस विथ ओपनिंग, ऐसे देशों की अगर हम बात करें जिनमें भारत से भी कम कोरोना वायरस के केसेस हैं, वे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने को लेकर बहुत ही सजग रहे हैं। कॉशियस का मतलब होता है सावधान रहना, सजग रहना, अलर्ट रहना। तो ऐसे देश जिनमें कोरोना वायरस के केसेस भारत की तुलना में बहुत कम है, वे देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने में बड़े सजग रहे हैं। द लॉकडाउन हैड शोन, लॉकडाउन ने इस बात को दिखा दिया था, किस बात को दिखा दिया था लॉकडाउन ने, द डिसरप्शन इन द इकोनॉमी, कि भाई लॉकडाउन ने क्या किया था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा पैदा करना, रुकावट बन जाना, कि भाई लॉकडाउन ने क्या किया था, हमारी अर्थव्यवस्था में बाधा पैदा कर दी थी। एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, और ये बात समझ में आने लायक है, इफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, कि भाई वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे चाह रहे हैं, सीख का मतलब होता है चाहना, इस बात को देखना, कि भाई ये बात समझ में आने लायक है कि वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, अ जस्टिफिकेशन,
जस्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को उचित ठहराना, किसी बात को उचित ठहराना, उसे कहा जाता है जस्टिफिकेशन। फॉर ओपनिंग अप, अब देखो वित्त मंत्रालय क्या करना चाहता है कि अर्थव्यवस्था को जो है ओपन करना चाहता है, अर्थव्यवस्था को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हमारी इकोनॉमी जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहता है। तो अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए उचित कारण वित्त मंत्रालय ढूंढ रहा है ना। तो जो भी बातें हो सकती है उनको उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है कौन? वित्त मंत्रालय। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था रुकी हुई पड़ी है और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्रालय जो भी आंकड़े जुटा सकता है वो जुटा रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, कोरोना वायरस के केसेस जो है वो भारत में कम हुए हैं। लेकिन बट जस्ट एज इट वुड बी सरप्राइजिंग, लेकिन जैसे कि यह काफ़ी आश्चर्यजनक होगा, लेकिन जैसा कि यह काफ़ी आश्चर्यजनक होगा, क्या आश्चर्यजनक होगा? फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है महामारी विशेषज्ञ, टू फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जीडीपी ग्रोथ, है ना, जीडीपी, है ना, जीडीपी ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है ना उसमें कितनी वृद्धि हुई है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये आप इसको इस बात से समझो कि जैसे कोई महामारी विशेषज्ञ है और वह हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी करे, है ना, तो ये कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक होगा। उतना ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखो एडिटोरियल ने कितनी मजाकिया पूर्ण बात कही है कि भाई वित्त मंत्रालय क्या कह रहा है। वित्त मंत्रालय का कहना है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में है और हम अर्थव्यवस्था को खोल सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। एडिटोरियल कह रहा है कि महामारी विशेषज्ञ जो है ना, कि भाई जो बीमारी के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, वे हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, जीडीपी के बारे में, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, कि जो महामारी स्पेशलिस्ट होते हैं वे जीडीपी ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट करें, जीडीपी ग्रोथ के बारे में अगर भविष्यवाणी करते हैं तो वो जितना ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा उतनी ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि वित्त मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं ऑट नॉट टू बी प्रोग्नोस्टिकेटिंग, प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब भी भविष्यवाणी करना होता है ना, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। ऑट टू बी, मैंने ऑट टू का मतलब आपको बताया था, है ना। ऑट टू को अगर नेगेटिव बनाना हो तो नोट को बीच में लगाते हैं ना। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, ought टू का मतलब भी चाहिए, लेकिन ought टू को हम लगाते हैं जब हमें नैतिक कर्तव्य को बताना हो, है ना, जब हमें ड्यूटी को दिखाना हो, जब हमें जिम्मेदारी का एहसास कराना हो, तब हम लगाते हैं ought टू। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए आउटसाइड देयर केन, केन का मतलब होता है आपके ज्ञान का दायरा, कि वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके जो ज्ञान का दायरा है उस दायरे से बाहर जाके उन्हें अन्य फील्ड के संबंध में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को वित्त मामलों से जुड़ी हुई बातों के बारे में ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। कोरोना वायरस के संबंध में जो है उनको नहीं कहना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना, मेयरली सिर्फ इसलिए टू रिवाइव इकोनॉमी सेंटिमेंट। इकोनॉमिक सेंटिमेंट का मतलब है लोगों की अर्थव्यवस्था के प्रति भावनाएं, सेंटिमेंट का मतलब है भावना, है ना, टू रिवाइव इकोनॉमिक सेंटिमेंट, कि भाई लोगों का बाजार के प्रति जो रुझान है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, लोगों का बाजार के प्रति जो रुझान है उस रुझान को पुनर्जीवित करने के लिए जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें अपने ज्ञान के दायरे से बाहर जाके कोरोना वायरस के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर वे कहते हैं तो ये उतना ही ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण होगा जितना ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण एक महामारी विशेषज्ञ जीडीपी ग्रोथ के बारे में भविष्यवाणी करे, है ना, तो हमें जितना आश्चर्य होगा ना उतना ही। When several alternatives based on fact and reason exist, जबकि हमारे पास several का मतलब है विविध, alternatives का मतलब है विकल्प, based on का मतलब है आधारित होना, fact and reason exist, कि भाई तथ्यों के ऊपर आधारित और तर्क के ऊपर आधारित, exist का मतलब है होना, मौजूद होना, कि भाई विभिन्न तथ्यों के आधार पर और विभिन्न लॉजिक के आधार पे हमारे पास जो है कई विकल्प इस बात के मौजूद हैं कि भाई ठीक है हम अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते हैं तो कई अन्य विकल्प हमारे पास हो सकते हैं। उन विकल्पों को हमें तलाशना चाहिए कि भाई कैसे कोरोना वायरस से प्रभावित हुए बिना भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को खोल सकता है। तो इन तरीकों पे हमें बात करनी चाहिए, हमें भ्रामक तर्क नहीं देने चाहिए।